नमस्कार, मैं हूं कृष्ण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अर्पण। और आप अर्पण इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज जैसे हम रोज की चर्चा करते हैं कि आपका कल का राशिफल बताते हैं और साथ में आज कुछ विशेष चर्चा करते हैं। तो आज की विशेष चर्चा का विषय है गायत्री मंत्र का जप करना। ऐसा कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के जीवन में 5 नैसर्गिक उपहार है। इंग्लिश में बताता हूँ। नेचुरल डीके यानी प्राकृतिक हानि, प्राकृतिक लाभ, आनुवंशिक क्षमता और आनुवंशिक गुण। ये 4 चीज़ें जो है, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस अवजस, विख्यात, ये तो ईश्वर के अधीन है। केवल एक चीज़ जो मनुष्य के अधीन होती है वो एकाग्रता। कि स्वे स्वे कर्मान् निरताः संसिद्धिं लभते नरः। कि एकाग्रता कम या ज़्यादा होने से जीव के जीवन में परिवर्तन आता है। इसी एकाग्रता ने राम पैदा किया, इसी एकाग्रता ने कृष्ण पैदा किया, इसी एकाग्रता से परशुराम पैदा हुए, इसी एकाग्रता से बुद्ध पैदा हुए, इसी एकाग्रता से महात्मा गांधी। यदि आपके जीवन में भी ये एकाग्रता कम हो तो आज का ये कार्यक्रम देखना बिल्कुल न भूलें कि एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए। न केवल बच्चे बल्कि व्यापार में लगे हुए व्यापारियों को भी क्या करना चाहिए, इस पर आज विशेष चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हर एक के जीवन में सफलता एक बड़ा कारण है और सफलता एक बड़ा लक्ष्य है। और इस सफलता को पाने के लिए हर एक के जीवन में एकाग्रता की आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि एकाग्रता मिलेगी कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक शब्द आता है कि जो हमारा मन है बहुत चंचल है और ये चंचल मन इतना चंचल है कि एक क्षण के लिए भी यह एकाग्र नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में लंबे समय तक एकाग्र होकर हम अपने काम को करते जाएं तब हमें सफलता मिलती। कहते हैं रसरी आवत जावत के सिर पर होत निशान। तो रसरी आवत जात के सिर पर होत निशान मतलब हमको लगातार प्रयास करते रहने चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट होने चाहिए। पर इतने एफर्ट करने की, इतनी एकाग्रता का सामर्थ्य हमारे पास नहीं होता। बहुत सारे दर्शक अपने बच्चों को डांटते हैं कि भाई आपका नंबर कम है या ज़्यादा। पर आज तक शायद किसी दर्शक को ये पता होगा कि ये जो मार्कशीट में नंबर्स होते हैं वो नंबर्स हैं क्या, वो दिखाते क्या हैं। असल में जब कभी भी आप अपने बच्चों की मार्कशीट देखते हैं तो उसमें देखिए कि आपके बच्चों के नंबर का मतलब है बच्चों की एकाग्रता, कि आपका बच्चा इस विषय में कितना एकाग्र होकर प्रयास कर रहा है। यदि आपका बच्चा 60% नंबर पाता है तो आप जान के रखिए आपके बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो 60% है। यदि आपका बच्चा 80% पाता है तो उसका कंसंट्रेशन 80% है। और यदि आपका बच्चा 100% पाता है तो वैसा मानकर चलिए कि 100% उसकी एकाग्रता है। याद रखें, बच्चों के जो नंबर्स आते हैं वो अक्सर रिटेंशन से आते हैं। मैंने एक आर्टिकल में लिखा कि रिटेंशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनेट टू द अटेंशन। माना आप किसी व्यक्ति को जो जवाब देते हैं वो जवाब हमेशा आपके सुने हुए समय में एकाग्रता का अनुपातिक प्रमाण होता है। मतलब जितनी एकाग्रता से आप बात को सुनेंगे उतनी ही एकाग्रता से आप जवाब देंगे। इसलिए जब आप क्लासरूम में रहते हैं तब आपकी एकाग्रता कितनी होती है यही तय करता है कि आप अपने पेपर में कितना अच्छे से उस प्रश्न का जवाब लिखने वाले हैं। इसका मतलब आज का ये कार्यक्रम बहुत खास है। हम सभी माता पिता जितने भी पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और मेरा ख्याल है सभी लोगों के लिए कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए कि हम सिर्फ आज एकाग्रता पर बात करेंगे कि हमारे सनातन में, ज्योतिष में एकाग्रता के लिए क्या लिखा गया। बहुत सारे लोग गायत्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं और गायत्री शब्द का अर्थ होता है गायनम त्राणं करोति, यह गायत्री थी, कि जिसके गायन से त्राण मिले उसका नाम गायत्री है। अगर आप आगे चल करके साइकोलॉजी पढ़ें तो साइकोलॉजी में लिखा कि मन की एकाग्रता के लिए सेल्फ हिप्नोसिस का इस्तेमाल करना चाहिए। सेल्फ हिप्नोसिस क्या है? हमारे यहाँ मंत्र का जाप, मननात् त्रयते मंत्र, कि मनन करने, मन की एकाग्रता जो बढ़ाए या मन का भटकाव जो कम करे उसका नाम मंत्र है। मननात् त्रयते, जिसके मनन से आपकी मन का विचलन दूर होता है उसका नाम मंत्र है। इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे अगर नियमित रूप से गणेश गायत्री का पाठ करें
तो निश्चित तौर पर जानिए कि हमारे बच्चों की एकाग्रता बढ़ेगी और हमारा बच्चा बहुत अच्छे से सफल होगा। याद रखिए कि गायत्री के अभ्यास से चित्त की एकाग्रता ही कम नहीं होती है, जीवन में दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन में नागरिक धर्म आप समझ सकते हैं, धर्म को समझ सकते हैं, धर्म के लक्षणों को पा सकते हैं और साथ में अपने जीवन में सफलता भी पा सकते हैं। याद रखिए कि मंत्र का जप केवल आपको एकाग्र नहीं करता बल्कि आपको ईश्वर के करीब पहुंचाता है, आपको खुद के करीब पहुंचाता है। इसलिए निरंतर सभी माता पिता अपने बच्चों को प्रातः काल, है ना, इसको प्रदोष काल बोलते हैं, जब सूर्योदय का समय हो तो इस सूर्योदय के समय में बच्चों को गायत्री पाठ का अभ्यास करावे, या फिर संध्या काल में जब शाम होने वाली हो, सूर्यास्त होने वाला हो, तो उसके 48 मिनट के भीतर गायत्री पाठ कराएं। इसे मंगलाचरण शास्त्र में कहा कि जो समय है ये मंगलाचरण का समय है, इस समय आचरण में मंगल होना चाहिए। तो अगर हमने इस समय अगर गायत्री का अभ्यास कराया तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपका बेटा जबरदस्त सफलता पाएगा। बेटा काहे को, बेटे के पिता भी, उनके दादा भी, माँ भी और बहन भी, सभी के लिए गायत्री जो मंत्र है वो सब प्रकार की समृद्धि को देने वाला है। तो यदि आप अपने जीवन में सफलता, एकाग्रता और लक्ष्य का लगातार पीछा करके और उसे प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अंदर में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपको नियमित रूप से प्रदोष काल में गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। बहुत सारे गायत्री, गणेश गायत्री का पाठ कर सकते हैं, सविता गायत्री का ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र सबको ही पता है। तो गणेश गायत्री या सविता गायत्री का पाठ करें तो इससे आपकी परेशानियां दूर होती है और चित्त एकाग्र होता है। चलिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति या तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, या लग्न छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, या एकादशी छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, या राहु जैसे पाप ग्रहों से राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये सविता गायत्री या गणेश गायत्री आपके जीवन को बदल सकती है। इसलिए ग्रह दोषों की निवृत्ति हो या कोई दैवी विपत्तियां हो या कोई और बात, हर चीज के लिए ये गायत्री मंत्र आपके लिए जबरदस्त सफलता और एकाग्रता देता है। अब कल की राशियों का हाल बताते हैं। कल की राशियों का हाल हमने दर्शकों के विशेष अनुरोध पर, क्योंकि हम कल सुबह से लेकर रात तक की राशियों का हाल बताते हैं कि आप अपने कल को अच्छे से प्लान कर सकें, कल की सावधानियां रख सकें और कल क्या करना है इसकी अच्छी तरह से योजना बना करके आप प्रयास कर सके। चलिए, तो राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की। आज हम चर्चा कर रहे थे एकाग्रता की। इसका मतलब ये हुआ कि मेष राशि वाले जातकों की आज एकाग्रता पर चर्चा करें। एकाग्रता लग्न तीसरे और 11वें स्थान से होता है। तो हम देखते हैं कि इस जातक मतलब मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए हैं राहु, तो निश्चित तौर पर एकाग्रता बिल्कुल अच्छी तो नहीं ही कही जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि इस राशि के जातकों के लिए एकाग्रता के लिए लगातार प्रयास करना होगा, क्योंकि गुरु के साथ में राहु बैठे हैं तो मन अनेकाग्र है, चिंतित है। और मजे की बात यह है कि चंद्रमा भी राहु के साथ में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस राशि वाले जातकों के लिए चित्त की एकाग्रता अच्छी नहीं, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी। अदरवाइज हम देखें कि भाग्येश बृहस्पति है तो वो राहु से आक्रांत है, तृतीयेश बुध जो है वो राहु से आक्रांत है, एकादशी शनि वो राहु से आक्रांत है। इसका मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए अपने जीवन की सफलता के लिए सबसे बढ़िया काम करना है कि सुबेरे उठ करके जल्दी से नहाकर सूर्य को अर्घ दे दें और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का नियम से जाप करें। मतलब आप योग मुद्रा, आपने ध्यान मुद्रा देखा होगा, दोनों तर्जनी आप लॉक कर लें अंगूठे से और पद्मासन लगा करके ओम नमः इस मंत्र का एक माला जप करें। आप देखेंगे ऐसा करने से आपकी परेशानी दूर होती है। और फिर थोड़ा सा उड़द की दाल दान करके और दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी देख लेते हैं कि इस राशि में क्या एकाग्रता बढ़िया रहेगी, क्योंकि सार तो समझ में आ गया कि मनुष्य की एकाग्रता ही उसे सफलता देती है। चाहे वो क्रिकेट का खिलाड़ी हो या फिर कोई बड़ा पेंटर, एक बड़ा संगीतकार हो या एक अच्छा पंडित, उसकी एकाग्रता ही तय करती है। अब देखते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तृतीय चंद्रमा 12वें स्थान में राहु से आक्रांत, यानी इस राशि वाले जातकों के लिए भी एकाग्रता सही नहीं। इसका मतलब है कि इनके भी जिंदगी में इनका भी कल का दिन काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन भरा रहेगा, निर्णय लेने में तकलीफ आएगी, लगातार उलझनों से परेशान हो सकते हैं। अब सवाल है करना क्या चाहिए। जब तृतीय चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो फिर
चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें और थोड़े से शरबत का दान करके कल के दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय तृतीय सूर्य जो है वो शुक्र के साथ में है, तो ऐसा कह सकते हैं कि इस राशि वाले जातकों के लिए धन स्थान में पड़े हुए तृतीय जो है वो चित्त की एकाग्रता तो जरूर कम करते हैं, मगर ये बात कही जा सकती है कि हाँ तो भी बाकी राशियों की तुलना में इनकी एकाग्रता बेहतर है। यदि हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 11वें स्थान में पड़े हुए राहु को देखें तो जरूर लगता है कि 11वें स्थान में राहु के कारण चित्त यहाँ थोड़ा सा अनेकाग्र हो सकता है, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान में। अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो अगर हम कहते हैं कि एकाग्रता ही किसी की सिद्धि है तो एकाग्रता के लिए आप भगवान शिव की शरणागति में जाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और थोड़े से हरि मूंग का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर होगा। दोस्तों बात करेंगे कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इनका जो तृतीय बुध है वो इस समय कैसा रहेगा। तो मुझे लगता है बुध भी राहु से आक्रांत है। इसका मतलब कि इस राशि वाले जातकों की भी एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं है। आज हम चर्चा एकाग्रता पर कर रहे हैं कि बनेयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। किसी भी व्यक्ति के जीवन की सफलता उसकी एकाग्रता पर है और देखते हैं कि इस राशि में एकाग्रता बिल्कुल नहीं, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि इस राशि पर पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए जब तृतीय बुध राहु से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में चित्त की एकाग्रता अच्छी नहीं होती, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी और नित्यचर्या यानी रूटीन में आपको काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस दिखाई पड़ते हैं। मतलब आपके बहुत सारे काम रुक सकते हैं। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो चित्त की एकाग्रता के लिए जल्दी से उठें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करके, भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन करके, घी का दिया जला करके और पीपल के पेड़ में एक घी का दिया जला दें तो आप देखेंगे कि कल का दिन आपके लिए बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि राहु की पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस राशि वाले जातकों के लिए चित्त की एकाग्रता ऐसे भी आसान नहीं, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ती है। याद रखिए कि इस राशि में लग्न में मंगल के साथ में राहु है। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए आमतौर पे चित्त की एकाग्रता इन दिनों में थोड़ी सी कठिन है, काम में एकाग्रता कम है, तो ये एक खास तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है जो आपके रूटीन में दिखाई पड़ेगा। यहाँ देखिए कि लग्न में मंगल है, ऊर्जा बहुत बढ़िया है, विजन अच्छा है, एनर्जी आपकी काफ़ी अच्छी है, मगर मुझे ऐसा लगता है थोड़ी आंखों की तकलीफ या फिर पेट में तकलीफ हो सकती है, या चित्त की अनेकाग्रता आपके काम में विलंब करा सकती है। अब इसके लिए करना क्या चाहिए। आमतौर पे जैसे कहते हैं कि जब कभी भी तृतीय हो, शुक्र हो, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए तर्क ये है कि भाई तीसरे स्थान पे केतु है और भाग्य स्थान में राहु है, तो उलझनों से बचने के लिए आपको चाहिए कि दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और भगवान दत्तात्रेय की पूजा करके और घी चीनी का दान करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि राहु का क्या इन्फ्लुएंस, मानी चित्त की एकाग्रता बेहतर होगी या नहीं होगी। तो यहाँ देखते हैं कि तृतीय मंगल है और मंगल भी राहु से आक्रांत है। मतलब इस राशि वाले जातकों को याद कर करके अपने रूटीन के कल के कामों की लिस्ट बना लेनी चाहिए, ताकि कल आप किसी काम में पीछे ना हो जाए। याद रखें कि तृतीय मंगल राहु से आक्रांत है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा डिलीमा या फिर चीज़ों के डिले हो जाने से आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सवाल यह है कि इस राशि वाले जातकों के लिए 8वें स्थान में मंगल चंद्रमा के साथ में राहु और गुरु एक साथ 8वें स्थान में बैठे, मतलब रूटीन का कल परसों नरसों यानी आने वाला 3 दिन काफ़ी ज़्यादा बमचक भरा रहेगा। तो इस राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी एकाग्रता से लगातार काम करनी चाहिए। अपने काम को लगातार अंजाम देने के लिए लिस्ट का, पेन कॉपी का, नोटबुक का ध्यान करें ताकि कोई चीज़ आपकी छूटे नहीं। आपको क्या करना चाहिए भाई, आपका तृतीय मंगल है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़े से गुड़ का दान करके दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। अब इस राशि में देखिए कि बृहस्पति राहु से आक्रांत है, तृतीय बृहस्पति राहु से आक्रांत है, फिर सोने पे सुहागा वो भी 7वें स्थान में बैठे हैं। मतलब इस राशि वाली जातकों के लिए भी चित्त की एकाग्रता एकदम सही नहीं है। तो इस राशि के जो जातक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी ज़्यादा पैनिक हो सकता है। प्रोफेशनल्स अपने कामों में थोड़ा सा डिले कर सकते हैं और ये उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बहरहाल करना क्या चाहिए, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो मन की अन्यमनस्कता अच्छी नहीं, वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें। कोई डॉक्यूमेंट साइन करें तो थोड़ा सावधानी से डॉक्यूमेंट पढ़ करके साइन करें। पीडीसी चेक देते समय थोड़ा सावधान रहें। क्या करें जिससे कल का दिन बेहतर हो जाए। तो आपका तृतीय बृहस्पति है तो बृहस्पति के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करें, शिव का पूजन कर लें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करके थोड़े से चीनी का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की।
इस राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल इस समय दशम स्थान में बैठे, राहु से आक्रांत होकर बैठे, तो इस राशि में भी राहु का प्रभाव यानी एकाग्रता का प्रभाव दिखाई पड़ेगा और ये असर करेगा आपकी सत्ता और आपके हेल्थ पर। तो मुझे ऐसा लगता है आपको भी चित्त की एकाग्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मगर तृतीय शनि है तो आप शनिश्चर मंत्र का जप करें या ओम शम शंकराय नमः इस मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें और धतूरे का फूल चढ़ाएं और गाय को दूबी चढ़ा करके फिर दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके तृतीय शनि 11वें स्थान में और यहाँ राहु की 11वीं दृष्टि राहु शनि पर पड़ती है। इसके चलते यहाँ भी चित्त एकाग्र हो सकता है और इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत जरूरी है कि ये अपने स्वभाव में एरोगेंस न रखें, लगातार अपने कामों का पीछा करते रहें। हालांकि भाग्य शुक्र अष्टम स्थान में बैठा मतलब रूटीन में काफ़ी भागदौड़ बनी रहेगी, मगर अगर चित्त की एकाग्रता होगी तो बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप सविता गायत्री का पाठ करके यानी भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें और थोड़े से चीनी का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। इसके यहाँ पर तृतीय बृहस्पति चौथे स्थान में, या फिर क्या कहना है कि भाई तृतीय बृहस्पति है और वही राहु और चंद्रमा से आक्रांत है, मतलब निर्णय में लेने में भी परेशानी है, मन में संशय भी बहुत सारा है और बहुत सारा फोबिया सा भी हो रखा है। तो मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए भी अपने गॉड मेंटर से जरूर बात करें। रूटीन में थोड़ा सावधान रहें, जल्दी सोएं जल्दी जागें और बृहस्पति के मंत्र के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुम्भ एक्वारियंस की, जिसके लग्न में शनि मगर तीसरे स्थान में ये सारे ग्रह बैठे हुए मतलब चंद्रमा गुरु राहु। और यहाँ जब राहु तीसरे स्थान में हो और तृतीय मंगल राहु से आक्रांत हो तो फिर कहना कि क्या है कि मतलब एकाग्रता यहाँ भी थोड़ी सी कम है। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए भी सवेरे उठ करके सविता गायत्री का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें और फिर पंचबली यानी गाय को गोग्रास निकाल करके फिर दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की। यहाँ हम देखते हैं कि जो तृतीय बुध है वह भी राहु से आक्रांत है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी तृतीय राहु से आक्रांत हो तो भ्रम की स्थिति होती है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी होती है, चीज़ें डिले होती हैं, काम में व्यवधान आता है। चूँकि आपकी संकल्प शक्ति बेहतर नहीं होती इसलिए आपके काम में काफ़ी परेशानी आती है, उलझनें काफ़ी आती हैं। तो इसलिए इस राशि वाली जातकों के लिए भी जल्दी से उठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना, भगवान गणपति का पूजन करके गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या ओम गंग गणपति नमः कम से कम एक माला जप करके और हरि मूंग का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल और आज हमने चर्चा की कि चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, अंतःकरण की एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। इसमें सविता गायत्री या फिर आप गणेश गायत्री का पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।